सीबीआई, अगर मुझे माननीय धामी जी को लगता है सीबीआई की आवश्यकता तो होनी चाहिए होनी। भाई कांग्रेस पार्टी सीधा कह रही है सीबीआई कर दो, टेंशन खत्म करो। एक तरफ कहते हैं सीबीआई कर दीजिए, फिर कहते हैं सीबीआई तो इनकी बाप की बबूती है। एक तरफ कहते हैं ईडी कर दीजिए, फिर कहते हैं ईडी का तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन इन्होंने लड़ने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा है, तो घर बैठ जाओ। पहले डिसाइड तो करके आए। मेरे को कांग्रेस से एक दिक्कत बहुत ज्यादा है। बताइए। वो अपना अपोजिशन का रोल ढंग से नहीं निभा पा रहे। नहीं निभा पा रहे तभी तो बीजेपी है। निभाए ना, निभाए। चैलेंजेस। अगर कांग्रेस सही तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले करती तो बीजेपी कैसे आती? आई बिलीव इन हेल्दी कॉम्पिटिशन अखिलेश भाई। यहाँ चल रहा है अभी वन साइडेड मैच, और देखिए हमारे तो फेवर में है, हमारे तो फेवर में है ये वन साइडेड मैच। कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो, अपना अपोजिशन। देखिए लोकतंत्र के लिए नहीं भाई, वो मैं बता रहा हूँ, वो रास्ता ऐसा है जो खाई में भी गिरा सकता है। आप कांग्रेस को मजबूत क्यों करना चाहते हैं? मजा नहीं आता। आपके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी कई बार क्या होता है कि जिसको फर्स्ट आना था वो आया नहीं, इसलिए सेकंड वाला फर्स्ट आ गया। वही स्थिति बीजेपी की स्थिति नहीं है। हमें तो फर्स्ट आना ही था, लेकिन अब फर्स्ट आने में क्या हो रहा है ना, सेकंड वाला दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, तो मन टूटता है यार, ये कैसा कंपटीशन है। कौन सा मार्ग अपना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए चुनाव लड़ने के लिए मेहनत का मार्ग अपना रहे हैं। तो अभी इमीडिएट जो मेरा गोल है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रुड़की विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना है, विधायक बन के जनता की सेवा करना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 बिल्कुल अब नज़दीक है, और एक साल पूरा जो दौर चलेगा वो चलेगा चुनाव की तैयारियों का, और 27 में होगा चुनाव। कई लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 26 के लास्ट में भी चुनाव हो जाएगा। चुनाव कब होगा इसके लिए हम किसी और से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी, किस बिहाफ पे जीतेगी और जीतेगी कैसे, इस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी है कि अगर रुड़की विधानसभा का क्या होगा, मतलब रुड़की विधानसभा से कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किस पार्टी से लड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि एक युवा चेहरा चेहरब जैन जी, जो कि लगातार जो है सुर्खियों में एक्शन के माध्यम से जनता के बीच दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल बनाए हुए हैं। आज चेहरब जैन जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद अखिलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जो हलचल बनाने की कोशिश की थी, आपके अनुसार क्या वो तैयार हो चुकी है? अखिलेश भाई, मैंने कोई हलचल बनाने की कोशिश नहीं करी थी। मैंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करी थी। लोगों के कुछ काम आ पाऊँ ये एक प्रयास किया था, लोगों के दर्द को समझ पाऊँ ये एक प्रयास किया था, लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ ये एक प्रयास कर पाया था, और इस प्रयास में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु के आशीर्वाद से सफलता भी मिल रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है, और अब आगे देखिए जर्नी कहाँ तक जाती है, और जहाँ तक मैं सक्षम हूँ मैं अपने इसी प्रयासों में आगे बढ़ता रहूँ। नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि रुड़की विधानसभा से आपकी तैयारी है और कहीं ना कहीं आप खतरा बनते जा रहे हैं, या आप ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं जिससे कि प्रदीप बत्रा जी को भय हो रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल अखिलेश भाई, मैं देखिए मैं तो एक बहुत छोटा हूँ, आयु में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस से भी उनमें छोटा हूँ, उनसे छोटा हूँ। खतरे की बात तो कोई है ही नहीं। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जिसे ज़्यादा योग्य मानेगी, पार्टी जिस देखेगी कौन सीट निकाल सकता है, उस पर भरोसा जताएगी, और निश्चित ही ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को टिकट देना चाहिए या युवाओं को लेकर के आना चाहिए? बिल्कुल अखिलेश भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी को क्या, मैं कांग्रेस को भी कहूँगा, और मैं देश की हर संस्था को कहूँगा, चाहे सरकारी संस्थाएं नहीं हो, पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, हर जगह युवाओं का स्थान बढ़ते रहना जरूरी है। आपको लीडर्स फॉर द फ्यूचर तैयार करना ज़रूरी है किसी भी देश की उन्नति के लिए। तो आप एक राइट टाइम पे अगर आप यूथ को एंट्री नहीं देंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। राइट टाइम पे एंट्री इन द राइट फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी अब आप देखेंगे हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं नितिन जी, माननीय नितिन जी, वो 45 साल की आयु के हैं। इतनी कम उम्र में उनको कहीं जगह मिली है, तो यही दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर विश्वास जताती है, यंग लीडर्स बनाने में विश्वास रखती है। इसलिए मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी, रुड़की में भी यंग लीडरशिप पर विश्वास जताएगी, और इसी के चलते शायद मुझे इस बार जनता की सेवा करने का मौका मिले। आप जैसे आप नवीन नितिन जी की बात कर रहे हैं, उनको बनाया गया, कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही सवाल खड़े किए कि ऐसे ही कार्यकारी बना दिया, कार्यकारी क्यों अध्यक्ष बना दिया, क्या फुल टाइम बनाने के लिए आपके पास वक्त नहीं था, या आप बनाना नहीं चाहते हैं, आपने कठपुतली बना दिया, ऐसा कुछ है या नहीं है? अखिलेश भाई, इसमें कांग्रेस के सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस। हाँ, तो फिर वो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात क्यों नहीं करेंगे? अखिलेश भाई,
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम प्रमाण देते आ रहे हैं, हर स्टेट में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है। तीसरा टर्म हमारा यहाँ पे मोदी जी का भी तीसरा टेन्योर शुरू हो गया है। तो ये तो हम तो दिखा रहे हैं कि हम जो डिसीजंस ले रहे हैं उस डिसीजंस के पीछे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हम कांग्रेस पे यदि कोई भी सवाल उठाता है, या मेरे मन में भी सवाल आते हैं, मैं आपसे कुछ झूठ क्यों बोलूँ आपसे, मेरे मन में सवाल आते हैं कि कांग्रेस कर क्या रही है, वो इसलिए तो आते हैं क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए हम लोग सवाल उठाते हैं उस पर कि आप क्यों नहीं अपने अध्यक्ष चेंज करते हैं। और अध्यक्ष आपके आज जो हैं वो केवल नाम के अध्यक्ष ही तो हैं। क्यों? मल्लिकार्जुन खड़गे जी काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे? देखिए आप अखिलेश भाई इस बात से आप भी दरकार नहीं कर सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बिल्कुल काम कर रहे हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। आई सी हिम एज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, वेरी गुड लीडर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे कोई बुराई नहीं है उनके कुछ भलाई कहने में उनके बारे में। बट कांग्रेस की लीडरशिप जो आज भी है, या वो जिसकी जो गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, आज भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार की ही गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। अगर बिहार में इतनी पूरे देश में, आई थिंक सो, मेरी ओपिनियन में यही। आप देखिए एक छोटा सा जो इशू राहुल गांधी जी द्वारा चलाया गया था, वोट चोरी वाला, वो राहुल गांधी जी का पर्सनल इशू लगा मुझे, ऐसा कांग्रेस का तो था ही। वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी कैसे हो रहा है अखिलेश भाई? एक व्यक्ति दो जगह वोट डालेगा, वोट चोरी नहीं है। अखिलेश भाई देखिए कहीं ना कहीं अभी त्रुटियां हो हरिद्वार सकती हैं। में जो हरिद्वार के कुछ लोग रहने वाले थे, उनका वोट बिहार में दिखा। त्रुटियां बिल्कुल हो सकती हैं, और त्रुटियों के लिए ही एसआईआर लाया जा रहा है। एसआईआर का पर्पस ही यही है। अब एसआईआर को भी इन लोगों ने बहुत लोगों के सामने वैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। बट एसआईआर का तो मतलब ही यही है ना कि आपके अगर कहीं दो जगह वोट हैं या कहीं आप माइग्रेट कर गए हैं तो वो वोट आपके सही हो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा था कि जानबूझ करके वोट काट दिए गए लोगों के। अब जानबूझ करके वोट काटने का मतलब है लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो हत्या है वो तो यही कर दी जा रही है। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा अधिकार है वो वोट डालने का अधिकार है, वो बिल्कुल नहीं छीनना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बिहार में एसआईआर हुआ है, कांग्रेस पार्टी कहती है उसमें वोट कटे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है बिहार में एसआईआर विद नो अपील्स है। आप आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, द एसआईआर देयर हैज बीन कंप्लीटेड विद नो अपील्स। अगर कहीं आपको कोई ऐसी दिक्कत लग रही थी कांग्रेस को, अपील्स क्यों नहीं हुई हैं? क्या आपके पास बीएलएज नहीं है? एक बहुत छोटा सा आदमी होता है बीएलए, बूथ लेजिस्लेटिव एजेंट, हर पार्टी का होता है। क्या कांग्रेस के पास बीएलएज भी नहीं है? और यदि आपके पास बीएलएज नहीं है तो पहले सब चीज़ें छोड़ दीजिए, पहले बीएलए बनाइए, तब आप धरातल पे आके आप समझेंगे धरातल पे हो क्या रहा है, तब आपको मुद्दा उठाएंगे तो समझ में भी आएगा। परंतु ऐसे ही हवा में बातें करने से आपको जनता का साथ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टेट की हम बात करें, उत्तराखंड स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है। रीज़न दे रहा हूँ उसको, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रभारी नियुक्त किए थे। हर एक विधानसभा में दो तीन प्रभारी अगर नियुक्त हो रहे हैं तो 210 लोग एक साथ इन्वॉल्व हो गए। और बीजेपी के अंदर वही तानाशाही, वही लीडरशिप का मतलब वही कि पहले भी महेंद्र भट्ट जी थे, अभी भी महेंद्र भट्ट जी आ गए और वही डायरेक्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो है अब बीजेपी के उन अच्छी नीतियों को अपना ले रही है, पैटर्न्स को अपना ले रही है जिससे कि अपने आप को मजबूत बना रही है, और बीजेपी अब कांग्रेस की नीतियों को अपनाते हुए चीज़ों को अलग अलग तरीके से लेकर जा रही है। देखिए अखिलेश भाई, इसमें आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि हमने रिपीट किए अपने अध्यक्ष, तो हम क्या पुराने पैटर्न्स पे चले आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हमने ट्राइड एंड टेस्टेड हमारी जो मेथोलॉजी है उसको फॉलो कर रहे हैं। ट्राइड टेस्टेड मेथोलॉजी है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में चुनाव उसमें हुए थे, महेंद्र भट्ट जी के उसके बाद बने, चुनाव के बाद बने थे, चुनाव के बाद बने थे। लेकिन चुनाव जो हुआ था मदन कौशिक जी, वो तो मदन कौशिक जी के उसमें हुआ था, तो मदन कौशिक जी को बना देते, 27 का चुनाव और आसान हो जाता। ये हमारे पार्टी का इंटरनल मैटर है, इसमें मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं। मैं बहुत छोटा सिपाही हूँ पार्टी का। पार्टी जो डिसीजन लेती है वो आफ्टर सो मच ऑफ मानना पड़ता है। नहीं, मानना नहीं पड़ता है, मानना पड़ता है। नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि भाई आपसे कोई ज़्यादा लर्नेड है, मेरे से किसी फील्ड में कोई ज़्यादा लर्नेड आदमी है, तो उसकी बात मानने में मेरे को कोताही नहीं करनी चाहिए, उसकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। अगर महेंद्र भट्ट जी आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, या हमारे धाकर धामी जी हैं, यदि वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो मेरा मानना ये है कि वो मेरे से ज़्यादा लर्नेड है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चुनाव होना चाहिए और संगठन में चुनाव होना चाहिए, चुनाव के आधार पर तय होना चाहिए? आपने मेरे से बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आपने मैं इसके बिल्कुल वो नहीं हूँ, चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों संगठन में चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। मैं इसका मैंने भी देखा है। जब संगठन में लोकतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र बाकी जगह पर कैसे स्थापित होगा? इसका रीजन बता रहा हूँ मैं। आई एम टेलिंग यू दिस विद द रीजन। बताइए। अभी यहाँ पे यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, उसमें मेरे पास यूथ कांग्रेस के कई प्रत्याशी रुड़की में लड़ रहे थे। मेरे भाई छोटे भाई हैं, सब देखिए जानते हैं, छोटा शहर है, तो सब आदमी आते हैं, हर आदमी आता है मेरे पास।
लेकिन मैंने ये देखा है कि उस छोटे चुनाव की वजह से, उस पार्टी के चुनाव की वजह से उनमें आपस में गुट बन गए हैं, और वो गुट यहीं तक नहीं रहेंगे। अब जब वो जैसे जैसे चुनाव में आगे बढ़ते चले जाएंगे या राजनीतिक करियर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो गुट वैसे ही बने रहेंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस गुटबाजी का शिकार हो रही है। उस गुटबाजी से बचने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम संगठन में भी चुनाव करने लग जाएंगे तो हो सकता है गुटबाजी बन जाए, गुटबाजी हो जाए। कुछ नेगेटिव्स को दूर रखने के लिए कभी कभी कुछ डिसीजंस हार्श लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन हमारा, आप हार्श मान लीजिए, पार्टी फेवरेबल मान लीजिए, जनता फेवरेबल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन। ये डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। सीधा इलेक्शन संगठन में नहीं होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। अगर आदमी के कार्य में कहीं त्रुटि मिल रही है उस पर एक्शन होना चाहिए, और हमारी पार्टी ऐसा करती है। यदि कहीं कोई काम नहीं कर रहा है उसको रिप्लेस किया जाता है। दी मॉनिटरिंग जितनी हमारी पार्टी करती है, जितनी हमारी पार्टी सब पे निगाह बिठा के रखती है, जितनी हमारे यहाँ सर्वेज होते हैं ग्राउंड लेवल पे, हमें पता भी नहीं होता है शायद। हमें क्या, मेरे को लगता है शायद प्रदेश अध्यक्ष जी को भी शायद ना पता हो कि कब सेंटर की टीम आके उत्तराखंड में सर्वे कर गई है, ऐसा सुना है हमने। तो अगर ऐसे ऐसे लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग वेरी फाइन, और रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो हम क्वेश्चन करते हैं। अगर संगठन में चुनाव होगा तो गुटबाजी, कहीं ना कहीं गुटबाजी की आशंका है, और होगी। ये प्रैक्ट ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं है ना कि दिल इतना बड़ा कर लेंगे कि हाँ बस यहाँ तक। गुटबाजी तो फिर भी नजर आती है। अगर संगठन का चुनाव ना करें फिर भी गुटबाजी तो कहीं ना कहीं नजर आती है। गुटबाजी तो जब घर बड़ा होता है घर में भी हो जाती है, माँ बाप के साथ हो जाते हैं, वो बेटा और माँ हो जाती हैं, बेटी और फादर हो जाती है। गुटबाजी की वजह से सरकारें भी चली जाती हैं। सरकारें जाती हैं गुटबाजी की वजह से। कई लोग तो सरकार में ही नहीं आ पाते। सबसे बड़ी तो हास्यप्रद बात तो ये है कि सरकार में ही नहीं आ पाते। जिनकी आप बात करो वो सरकार में अगर नहीं आ पाते हैं तो सरकार कई बार चली भी जाती है गुटबाजी की वजह से। बिल्कुल जाती है, तो ध्यान देना बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। बीजेपी में जो गुटबाजी है उसका खामियाजा भी तो बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। हमारे यहाँ से कोई बहुत बड़ी, देखिए गुटबाजी तो बिल्कुल होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मैं इससे नकार तो सकता ही नहीं हूँ। 2 लोगों के 4 लोगों के परिवार में भी 2 के गुट बन जाते हैं, लेकिन वो गुट इतने बड़े मुद्दों पे आपस में लड़ते नहीं है। आज मेरे परिवार है, हम 4-5 लोग हैं, हमारे भी गुट बन गए, तो हम छोटी छोटी बातों पे हो सकता है आपस में मतभेद हो जाए, लेकिन बाहर वालों के आगे उसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे। तो हमारी पार्टी में भी अगर कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव कुछ है या आपसे कोई गुटबाजी है तो वो पार्टी तक ही सीमित है। पार्टी प्लेटफॉर्म देती है, प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाई जाती है। पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है कि किसकी गलती है, क्या सही होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सब फिर एक झोली में आ जाते हैं और सब एक साथ काम करते हैं। जिनके लिए आप ये बोल रहे थे कि गुटबाजी की वजह से सरकार में नहीं आ पाते, उनका क्या सीन लगता है आपको? अखिलेश भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे पर्सनली स्पीकिंग, कांग्रेस तो अब सही राह पे चल रही है। अब तो बीजेपी को डरना पड़ेगा, अखिलेश भाई सोच समझ के चलना पड़ेगा। क्योंकि सोचकर देखिए कि जहां कांग्रेस के कई लोग खाली रहते थे, पद नहीं होता था, वो 210 लोग तो तैयार हो गए। 210 लोग तैयार तो हो गए अखिलेश भाई, बट आप ज़्यादा फील्ड में रहते हैं मेरे से ज़्यादा, बिकॉज मैं तो केवल रुड़की में हूँ, आप पूरा उत्तराखंड देखते हैं। तो आप खुद देखिएगा कि, और आप देखे भी लेंगे कि वो 210 लोग जो नियुक्त करे गए हैं ना, वो वर्किंग कितनी कर रहे हैं। वर्किंग नहीं होती है वहाँ पे। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ, सिपाही बनाने पड़ेंगे, जमीनी सिपाही बनाने पड़ेंगे, सेनापति मत बनाइए। कांग्रेस का कार्यकर्ता सिपाही नहीं है, बहुत कम सिपाही है भाई, उन तक योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। आप छोटी सी बात बताइए ना, बीएलए बना रहे ना, कांग्रेस वाले बना रहे हैं। अगर बीएलए बना रहे हैं तो अपील क्यों नहीं हो रही है एसआईआर में? अगर कहीं गलती पाई जा रही है, अगर हम बातें कर रहे हैं कि फर्जी वोट पड़ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या एक भी जगह किसी बीएलए ने एफआईआर करवाई बिहार के चुनाव में? बिहार हमारे सामने, क्योंकि लेटेस्ट है, मैं इसलिए बिहार की बात कर रहा हूँ, केवल लेटेस्ट है। कह रहे हैं बिहार में हमारी कहीं बाहर से लोग आए, इमिग्रेंट्स आए, वोटिंग हुई, ये हुई। कहाँ थे आपके बीएलएस? जब आपके पास बीएलएस ही नहीं है, यू आर नॉट फिट टू कंटेस्ट इलेक्शन। राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, अरे और आप कह रहे हैं कि किसी ने कंप्लेन नहीं की। अरे मेरे बोलने से अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बात अलग थी। देखिए राहुल जी के, आई सी हिम एज अगेन अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मुझे ऐसा इंसान बहुत पसंद है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। आप कांग्रेस के हर एक लीडर को सम्मान कर रहे हैं। मैं फॉलो करता हूँ, कांग्रेस के हर एक लीडर का सम्मान कर रहे हैं। बड़े का सम्मान सबका करूंगा ना। और ऐसा नहीं है ना, कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटेंशन से मुझे कोई डाउट है, बट उनकी वर्किंग स्टाइल पे मेरे को डाउट है। अच्छा, वर्किंग इंटेंशन तो सही है, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम नोबडी। अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के इंटेंशन आपको ठीक लग रहे हैं तो बीजेपी के इंटेंशन में क्या? आप और मैं आज दोनों बैठे हैं, दोनों के इंटेंशन देश को लेके सेम है, बट हमारे देश को लेके वर्किंग का तरीका तो अलग अलग हो सकता है ना, हमारी सोच तो अलग अलग हो सकती है ना। मंजिल तो एक हो गई, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, तो आपने रास्ता को चुना है, मैंने रास्ता को चुना है। उनके रास्ते पे मुझे लगता है कि शायद आगे जाके वो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा या वो खाई हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ खाई भी मिल सकती है, वहाँ मतलब जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँचो, छोड़ो, और नीचे भी आ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। बाकी आई एम नोबडी टू से अगेंस्ट सच अ बिग पार्टी। कांग्रेस इज अ बिग पार्टी, आई एम नोबडी,
मैं बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक सिपाही हूँ, छोटा सा, बट कांग्रेस भी अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी का सिपाही हूँ। मैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सिपाही हूँ, बट कांग्रेस भी अपने आप में एक छोटी मोटा अच्छी ठीक ठाक पार्टी तो है ही ना। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकता उनके खिलाफ। बहुत पुरानी पार्टी है, पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी। देखिए फिर एंटीक तो नहीं, एंटीक क्या उसे एंटीक की कैटेगरी में ले जाऊँ अखिलेश भाई? मैं एंटीक है तो फिर एंटीक को प्रिजर्व करो भाई, फिर तो प्रिजर्व करो उनके नेतृत्व को, फिर तो कांग्रेस के ऑफिस को सबको म्यूजियम बनाओ, अच्छा, फिर तो म्यूजियम बनाओ। नहीं पुरानी पार्टी तो है। मेरे को कांग्रेस से एक दिक्कत बहुत ज्यादा है, बताइए। वो अपना अपोजिशन का रोल ढंग से नहीं निभा पा रहे। आप अपना तो नहीं अपोजिशन का निभा रोल पा रहे तभी तो बीजेपी है। निभाए ना, निभाए। Challenges। अगर कांग्रेस सही तरीके से अपोजिशन का रोल प्ले करती तो बीजेपी कैसे आती? तो बीजेपी के होने के लिए आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस अगर अपोजिशन का रोल नहीं निभा आई पा रही बिलीव इन हेल्दी कॉम्पिटिशन अखिलेश भाई। यहाँ चल रहा है अभी वन साइडेड मैच, और देखिए हमारे तो फेवर में है, हमारे तो फेवर में है ये वन साइडेड मैच। कांग्रेस थोड़ी मजबूत हो, अपना अपोजिशन। देखिए लोकतंत्र के लिए नहीं भाई, वो मैं बता रहा हूँ वो रास्ता ऐसा है जो खाई में भी गिरा सकता है। तो मैं तो भैया जहाँ हूँ वहाँ बिल्कुल आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए भाई, मैं जाऊँ बिल्कुल विपक्ष हो जाएगा। मैं मेरे होने से अगर मजबूती कैसे मजबूत करेंगे ना? इतना बड़ा आदमी नहीं हो गया अखिलेश भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी को भी समझना होगा, उन्होंने वहाँ पे बिहार में एक रैली निकाली कुछ वोट चोरी को लेके, वोट चोर गद्दी चोरी इस टाइप से कुछ निकाली है, एंड डिजास्टर हो गया ना। वो जन समर्थन कितना भी आया, वहाँ पे कितनी भीड़ हुई, जब रिजल्ट आया तो फेल हो गए ना। और मेरा पर्सनल मानना भी ये है कि जिस टॉपिक पे ये बात कर रहे थे, अगर किसी का वोट कट गया है तो वो तो वोट वैसे ही नहीं डाल रहा है, और जिसका वोट है वो वोट चोरी पे क्यों ध्यान देगा? सो अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, दिस कैन बी अ वेरी गुड स्लोगन फॉर अ सोशल मीडिया पोस्ट, बट ग्राउंड रियलिटी में इस टॉपिक को लेकर समर्थन जुटाना इज नॉट पॉसिबल। फिजिबिलिटी नहीं है इस प्रोजेक्ट की। तो राहुल गांधी जी को ये समझनी तो पड़ेगी ना बात। काम ऐसा करिए कि आप जनता से जुड़ पाएं, और हमारे लिए तो अच्छा मत जुड़िए आप, लेकिन देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है। मैं कहीं ना कहीं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होती है तो फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब यह है कि बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, कांग्रेस खराब कर रही है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। देखिए अखिलेश भाई, जब पहले कभी मुकाबला हुआ करता था कांग्रेस से, मुकाबला ऐसा नेक नेक हुआ करता था, हाँ, मतलब 34 सीटें एक की आ रही हैं, 36 एक, ऐसे बड़ा डेडली मुकाबला हुआ करता था। पिछले 2 इलेक्शन में कोई मुकाबला ही नहीं रहा है ना। ये मेरे को दिक्कत है कांग्रेस से। कंपटीशन, हार्ड कंपटीशन। आप कांग्रेस को फिर से वही सवाल, आप कांग्रेस को मजबूत क्यों करना चाहते हैं? मजा नहीं आता, मजा नहीं आता है। आपके लिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कई बार क्या होता है कि जिसको फर्स्ट आना था वो आया नहीं, इसलिए सेकंड वाला फर्स्ट आ गया। वही स्थिति बीजेपी की स्थिति नहीं है। हमें तो फर्स्ट आना ही था, लेकिन अब फर्स्ट आने में क्या हो रहा है ना, सेकंड वाला दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, तो मन टूटता है यार, ये कैसा कंपटीशन है। मजा ही नहीं आता। फिर आप लोग पत्रकार बंधु ही बोलते हैं कि आप तो उनकी वजह से जीत गए। अब उनके वजह से तो जीत गए, वो तो छोड़ो, अब तो हमारी तो जो काबिलियत है उस पर तो कोई सवाल बुरा ही नहीं। अब जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप आई है उत्तराखंड में, गणेश गोदियाल जी, हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी, तो अब तो ये लोग बहुत मजबूत है, तो मानते हैं आप। और अब इनकी मजबूती का सामना क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? बिल्कुल अखिलेश भाई, मैं देखिए कांग्रेस के पास, कांग्रेस धरातल पे नहीं है। अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है ये पूरा केस जो चल रहा है, इस पे उर्मिला सनावर के जो वीडियो ऑडियो जो वायरल हुए, इसके बाद तो तमाम ऐसी स्थिति हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलना नहीं चाहते, उस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए बड़ा 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 दिल झंझोड़ने वाला विषय है अखिलेश भाई, ये वाला अंकिता भंडारी जी का जो है पूरा, ये इनके माँ बाप के साथ खेल हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। हर कोई भी आता है, कभी भी आके कुछ स्टेटमेंट दे देता है कि हमने पहले ये रिकॉर्डिंग थी तो आप पहले दिखानी चाहिए थी। अब मैं फिर ये नहीं, मैं उसको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये रिकॉर्डिंग आपको, अगर आपके पास कोई पहले थी तो आपको पहले दिखा देनी चाहिए थी। ये रिकॉर्डिंग्स, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग्स अगर थी, और फिर एक बात आती है कि उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की रिकॉर्डिंग्स हैं, ये हस्बैंड वाइफ जो वट एवर दे आर, उनकी रिकॉर्डिंग है आपस में। आप मानते हैं हस्बैंड वाइफ है? आई डोंट नो भाई, मैंने कहा वट एवर दे आर, आई डोंट नो, वट एवर, आई हैव नो आइडिया क्या है, मुझे नहीं पता, वो उनका व्यक्तित्व मामला है। मैं किसी के पर्सनल लाइफ पे कभी कमेंट नहीं करूंगा। सुरेश राठौर जी कभी स्वीकार करते हैं, कभी नहीं करते, वो उनका पर्सनल मामला। मैं किसी की पर आप कोई टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कभी किसी पे जीवन में नहीं करूंगा, राजनीतिक जीवन में अपने कभी भी नहीं करूंगा। तो वो पहले भी रिकॉर्डिंग दे सकते थे, और ये गलत है। अब आप रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो ढंग से करिए, जो भी है, मतलब वट एवर यू हैव, एक बार ला के दे दीजिए। उसके माँ बाप का दर्द समझिए, पीड़ा में है वो लोग बेचारे। बार बार कोई भी आता है, उनके माँ बाप को एक उम्मीद जगती है कि शायद अब कोई रियल कल्प्रिट और है, क्योंकि पुलिस चार्जशीट कर चुकी है,
जिन जिनको चार्जशीट करना था आई थिंक चार्जशीट कर चुकी है पुलिस। तो सीबीआई करने में क्या दिक्कत है? सीबीआई, अगर मुझे माननीय धामी जी को लगता है सीबीआई की आवश्यकता है तो कर होनी नहीं रहे चाहिए, ना। होनी। भाई कांग्रेस पार्टी सीधा कह रही है सीबीआई कर दो, टेंशन खत्म। देखिए अखिलेश भाई, इसमें बड़ा वैसे है, सीबीआई अभी तो कह रहे हैं सीबीआई कर दीजिए, फिर सीबीआई आएगी, सीबीआई आई डोंट नो आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ गई सीबीआई, भगवान ने क्लीन चिट दे दी मान लीजिए, तो कहेगी सीबीआई तो आपके हाथ की है, ईडी तो आपके हाथ की है। पहले डिसाइड करके आए कांग्रेस पार्टी करना क्या है। सीबीआई एक तरफ कहते हैं सीबीआई कर दीजिए, फिर कहते हैं सीबीआई तो इनकी बाप की बबूती है, एक तरफ कहते हैं ईडी कर दीजिए, फिर कहते हैं ईडी का तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन इन्होंने लड़ने हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा है तो घर बैठ जाओ। पहले डिसाइड तो करके आए, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, केवल सवाल उठाने से नहीं होता, सवालों के जवाब भी तो आपको बताने पड़ेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसलिए ही देश में धोखा खाते जा रहे हैं, इसलिए ही लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। खोखले मुद्दों के साथ आ रहे हैं, खोखले मुद्दों के साथ जनता नहीं जुड़ेगी आपके साथ। जिन मुद्दों के साथ अभी फिलहाल कांग्रेस खड़ी हो रही है, ऐसे मुद्दों के साथ तो बीजेपी खड़ी भी नहीं हो रही है, बात भी नहीं कर रही है। मैंने बोला ना, अंकिता भंडारी केस में कहाँ बात कर रही है। देखिए वो अपना और कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के बोल रही है। आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही गंभीर विषय है, जिस विषय को लेकर के कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बहुत गंभीर है। बीजेपी के लोग अभी तक सीबीआई की जांच की मांग भी नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व में सेलेक्टिव राजनीति होती है? हर कोई सिर्फ उस मुद्दे को पिक करता है जिस मुद्दे पर उसकी राजनीति चल सके। बीजेपी जो उठाएगी मुद्दा, वो लैंड जिहाद, लव जिहाद को उठा लेगी। कांग्रेस अलग मुद्दे उठाएगी। हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया, लैंड जिहाद, लव जिहाद। आप देखिए, हमने इम्प्लीमेंट किया, धर्मांतरण हमने इम्प्लीमेंट किया। धर्मांतरण कानून क्या मुद्दा था? नहीं उठाया, धर्मांतरण कानून क्या था? हमने धर्म को लेकर के था। इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया, धर्मांतरण कानून क्या था? इम्प्लीमेंट, हमने मुद्दा नहीं उठाया। धर्मांतरण कानून क्या था? हमने बनाया ना, उसको वास्तविक जमीन पे उतारा। मैं कह रहा हूँ यूसीसी हम जमीन पे लेके आए, जमीन पे लेके आए। काल नियमियों के खिलाफ हमने जमीन पे कार्रवाई करी। हर एक विषय में सिर्फ यही बताया गया, हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं, लीगल और इलीगल, लीगल और इलीगल। धामी जी का आप बाजार और मस्जिदों को तोड़ने को लेकर के लैंड जिहाद बताया गया और उसको तोड़ करके कह दिया गया कि देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे एक इंटरव्यू में आपको रिपोर्टर ने पूछा था, इलीगल जो कुछ भी हो उस पर कार्रवाई होनी पड़ेगी। अगर कहीं ना कहीं जमीनी, सरकारी जमीन का कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो उस अतिक्रमण से तो निजात पाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो अतिक्रमण किसी के द्वारा भी करा गया हो, चाहे मेरे द्वारा करा गया हो, आपके द्वारा करा गया हो, मदरसों के द्वारा किया गया हो, किसी के भी द्वारा यदि कहीं अतिक्रमण है तो उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना इस देश के जो राज्य के सीएम उनका कर्तव्य है। कांग्रेस नेताओं का बार बार यही स्टेटमेंट आता है कि इनको लैंड जिहाद में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मजारी क्यों दिखता है। भाई इनको ठीक है, क्यों दिखता है? एक मिनट। हाँ, क्या किसी कांग्रेस नेता ने विद फैक्ट्स कोई हाई कोर्ट में रिट, कुछ और भी तो दिख रहा होगा इनको। अगर हमारी सरकार कोई गलत काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो है, हाई कोर्ट तो है, क्या कोई रिट भी लगी हो अभी तक? मैं कह रहा हूं रिट का फैसला तो छोड़ दो, फैसले में तो ये कह देंगे हाई कोर्ट भी आपकी है, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी, फैसला छोड़ दो। क्या कोई रिट भी लगी है अभी तक कि यहां पे हमने गलत काम किया हो? कोई PIL फाइल हुई है अभी तक किसी कांग्रेस के नेता द्वारा? नहीं हुई ना। तो अखिलेश भाई, हल्द्वानी के बनफुलपुरा में जो पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है, वो केस ही चल रहा है उस पर, तो कि उन्हें जो है हटाया जाए, रेलवे की भूमि अधिग्रहण, रेलवे, बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं अतिक्रमण तो हुआ है, वहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, और वो क्योंकि वहाँ पे जो इतने लोग वहाँ हो गए हैं कि वो बड़ा दिक्कत हो रही है उनको अब कहीं शिफ्ट होने में। और मैं भी समझ सकता हूँ ये बात, मैं भी समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया है, बट इसका एक मिडिल वे फाइंड करना पड़ेगा। कोर्ट इज ऑलवेज देयर टू फाइंड द मिडिल वे आउट। तो ये काम कोर्ट्स का है, तो कोर्ट में जो एक सही मुद्दा था उस पर कोर्ट में गए, लेकिन बाकी किसी मुद्दे पे तो कोई कोर्ट पे जा ही नहीं रहा है। तो मैं इन मुद्दों को, जिस मुद्दों पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जो केवल वर्बल बोले जा रहे हैं ना, उसको मैं उस पर निकालता हूँ, मैं सिरे से निकालता हूँ। मेरा ये आखिरी सवाल कि 2027 में, चूंकि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है मजबूत अभी फिलहाल नहीं है, तो सिर्फ मजबूत कांग्रेस के ना होने की वजह से आपके अनुसार बीजेपी 27 में आएगी, नहीं आएगी? बीजेपी तो 27 में आ ही रही है, कांग्रेस सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ ये कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ यही वजह है। फर्स्ट तो हमने आना ही था। हम बीजेपी उतनी अच्छी पार्टी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छी इसलिए वजह से बन रही है क्योंकि कांग्रेस जो है मेहनत नहीं कर रही है। हमें फर्स्ट तो आना ही था। अब जो सेकंड वाला है वो बहुत पीछे रह जाता है हर बार ना, तो लोग कहते हैं कि तुम तो फर्स्ट इसलिए है क्योंकि सेकंड वाला पीछे था, वो कमजोर था, ये था। अरे फर्स्ट तो हमने आना ही था भाई। 27 में क्या होगा? भाजपा आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, माननीय धाकड़ धामी जी हमारे फिर से सीएम बनेंगे। आपने एक डायलॉग सुना होगा हरक सिंह रावत जी का। उन्होंने कहा कि उन्होंने धामी जी की कुंडली देखी, हस्तरेखा विज्ञान की बात कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि मैंने देखी है और चुनाव से पहले जो है धामी जी चले जाएंगे।
मेरे को तो ऐसा मेरे तो बहुत छोटा सिपाही हूँ, फिर से बताऊंगा, मुझे कोई ऐसा नॉलेज में नहीं है और ना मुझे ऐसा कुछ लगता है। बिकॉज धामी जी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा सीएम है, लोगों में बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं उनके काम की, बहुत अच्छे वक्ता हैं, दिल से बोलते हैं वक्ता, वो लोगों के हृदय में उन्होंने एक जगह बनाई है अपनी। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी ऐसा कोई डिसीजन लेगी। और हरक सिंह जी की बात को हम इस बात पे तो देखिए कोई चर्चा का विषय ये बनता ही नहीं है। बिकॉज क्यों हरक कह सिंह रहे हैं रावत कि इतने बड़े नेता बोल रहे हैं, आप मानेंगे नहीं? हमने वो बोल रहे हैं हमने कुंडली देख के बोला है। हाँ, कोई फैक्ट्स पे नहीं बात हो रही है, कुंडली फैक्ट देख- पे बात करिए। हाँ, तो fact- महेंद्र fact- भट्ट जी भी नाड़ी देख रहे हैं, भूल गए आप? पता नहीं, मैं इन एस्ट्रोलॉजी से मैं दूर हूँ। आई हैव नो कमेंट्स ऑन अरे तो लेकिन पॉलिटिकल लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए हैं ना। हरक सिंह रावत जी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए में से हैं, बहुत बड़े नेता हैं। महेंद्र भट्ट जी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए चलिए, हैं। तो 27 का नतीजा बता देगा ना, 27 में नतीजा बता देगा। हरक सिंह जी को लग रहा है कि शायद कांग्रेस आ जाएगी फिर से, तो उनकी एस्ट्रोलॉजी ठीक हो जाएगी। हम आ गए तो हमारे महेंद्र जी की एस्ट्रोलॉजी ठीक हो जाएगी, अध्यक्ष जी की। और आप देखेंगे कि भाजपा की एस्ट्रोलॉजी हमेशा ठीक ही रहेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे साथ। किसके? प्रभु श्री राम, फिर से श्री राम जी का नाम लेकर के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, प्रभु श्री राम, मैं सनातनी हूँ, मेरे को श्री राम लेने का अधिकार है। कोई मुसलमान मेरा भाई है, उनको अल्लाह का नाम लेने का अधिकार है। और पुष्प आप सनातनी है ना? बिल्कुल। तो पुष्प वर्षा जब होती है, पुष्प वर्षा जब करना हो, शौर्य दिवस पे पुष्प वर्षा आप करते हैं, हाँ, बाकी दिनों में नहीं करते कुछ? नहीं, बाकी दिनों पे मैं मदरसे में जाके मैंने मेडिकल कैंप लगाया था, मदरसों पे मेडिकल कैंप लगाया। ईद में मेरा कोई भाई मुझे बुलाता है तो ईदगी खाने उसके घर भी चले जाते हैं। मैं हिंदू हूँ, मेरे सत्य एक मार्ग अनेक, मेरी ये सोच है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, सत्य एक मार्ग अनेक। मैंने हिंदुत्व का मार्ग चुना है, मैं उस मार्ग पर चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा। लेकिन वही मार्ग मुझे वसुंधम कुटुंबकम की भाषा भी समझाता है कि सब एक है। मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, दूसरे के मार्ग का सम्मान करूंगा, यही दूसरे से अपेक्षा भी करूंगा। आप अपने मार्ग पर चलिए, लेकिन मेरे मार्ग का सम्मान भी करिए। आप एक दूसरे का सम्मान जुड़ा है, तभी ये भारत एक डाइवर्सिफाइड जो हमारा नेशन है, इसकी जीत यही है। एक दूसरे का सम्मान करिए। मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या करना है, जो मुझे करना है मैं करूंगा ना। मैं आपको समझा रहा हूँ आपको क्या करना है। पॉलिटिक्स में तो कई बार होता है कि अगर आप कोई भी एक्शन लेंगे या कुछ भी काम करते हैं, आप किस धर्म के साथ, किस समुदाय के साथ आप दिखे जाएंगे, तो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग कयास तो लगाएंगे, सवाल तो करेंगे। मैं रुड़की के हर नागरिक के साथ देखा जा रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन। अभी उस पर क्रिसमस पे मैं चर्च गया, 2 चर्चेज में मैं गया, मैं वहाँ गया। उनका मार्ग क्रिश्चियनिटी का है, वो अब बाइबल पढ़ते हैं, वो जीसस के नाम लेते हैं, बिल्कुल अधिकार है और मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन यदि मैं आपके कैमरे पे आज जय श्री राम कह रहा हूँ, मेरे पे क्वेश्चन मत उठाइए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। अगर कोई मुसलमान भाई बैठ के अल्लाह का नाम ले रहा है, उस पर क्वेश्चन मत उठाइए। वो मुसलमान है, उसका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है, पहुँचना सबने उस सत्य पे ही है, लेकिन सम्मान एक दूसरे का बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात, सत्य एक मार्ग अनेक। अब ये देखना होगा कि चैरब जैन जी का सत्य एक कौन सा है और कौन से मार्ग को लेकर के विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्यों सर, मैं आखिरी सवाल बता दीजिए कि कौन सा मार्ग अपना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए मेहनत का मार्ग अपना रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं। अगले पे बहुत मेहनत करता हूँ मैं, और आप देख भी रहे होंगे, आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, बहुत मेहनत करता हूँ। और कहीं ना कहीं जो मेरा एक नेचर कह लीजिए, मुझे उसकी बहुत तो मार्ग आपका जो सत्य एक है, वो सत्य क्या है? विधायक का चुनाव लड़ना? नहीं, देखिए, वो तो टेम्परेरी सत्य है। अगर आप गीता पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, वास्तविक सत्य तो किसी को नहीं पता क्या है। वो तो बताते हैं कि जब आपको मोक्ष मिल जाएगा उसके बाद पता लगेगा सत्य क्या है। वो तो बहुत बात की बात हो गई। तो अभी इमीडिएट जो मेरा गोल है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रुड़की विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ना है, विधायक बन के जनता की सेवा करना है। और वो मार्ग जो है बीजेपी का या बताया भारतीय जनता पार्टी की टिकट, तो मैंने बताया, खुद ही बताया, भारतीय जनता पार्टी की टिकट। और कहीं नहीं, कोई और मार्ग नहीं अपना सकते? अभी तो मार्ग अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मार्ग, बहुत इसी मार्ग को बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर दिल को तसल्ली मिल रही है, अभी तो इसी मार्ग पे चल रहे हैं। कल का तो परमात्मा जानता है क्या होगा। चलिए भाई, सीधी सी बात है, सत्य एक है, मार्ग अनेक है, तो कौन से मार्ग को अपनाएंगे? लेकिन सीधी सी बात है भाई, मेहनत का मार्ग है, मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मार्ग है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ पाएंगे उस कंडीशन में, नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, पता नहीं, जो कुछ भी होगा सारी बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल आज जो डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई होंगी। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे हम तमाम विषयों को लेकर के बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। आपने जो समय दिया सर, थैंक यू, धन्यवाद अखिलेश भाई, धन्यवाद।